जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब होता है होलो स्फेयर। शेल का मतलब है होलो स्फेयर। तो एक होलो स्फेयर आपको दे रखा है जिसको हमने चार्ज किया और उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज आ गया Q। इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। तो ये कोई कैपिटल R रेडियस का एक स्फेरिकल शेल है। हमें इसके बाहर, इसकी सरफेस पे और इसके अंदर 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बताना है। कितनी जगह पे? 3 जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। पहला पॉइंट होगा आउटसाइड द शेल, दूसरा पॉइंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ द शेल और तीसरा पॉइंट होगा इनसाइड द शेल। ठीक है, 3 जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम आउटसाइड पॉइंट के लिए देखते हैं, आउटसाइड द शेल। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए मान लो कि पॉइंट यहां पे है, सपोज करो कहीं पे, और इसकी इस स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो स्मॉल r की वैल्यू आप देख रहे हो इस स्फीयर की रेडियस से ज्यादा है, मतलब मैं लिख देता हूं स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। आप क्या देख रहे हो कि ये जो पॉइंट की डिस्टेंस आएगी स्फीयर के सेंटर से, ये इस स्फेरिकल शेल की रेडियस से ज्यादा आएगी। तो ये जो r है ये क्या है? इस कैपिटल R से ज्यादा है। तो r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ये हम लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? जो पॉइंट है वो आउटसाइड द शेल है, इसलिए स्मॉल r की वैल्यू क्या है? कैपिटल R से ज्यादा है। हमें इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमको गॉसेस लॉ अप्लाई करना होता है, इसके लिए हम गॉसेस लॉ यूज करेंगे। तो जब भी हमें गॉसेस लॉ अप्लाई करना होता है तो उसमें पहली स्टेप ये होती है कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है उस पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करो, है ना। क्लोज सरफेस आप मन मर्जी से कोई भी शेप का ले सकते हो। अब यहाँ पे जो शेल है ये स्फेरिकल शेप का है, तो मैं इसके चारों तरफ एक काम करता हूँ, एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम कर लेता हूँ। तो ये हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इस स्फेयर के चारों तरफ इमेजिन कर रहे हैं। कैसी सरफेस हमने इमेजिन करी है? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन कर ली। ठीक है जी, अब ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसकी रेडियस है स्मॉल r के बराबर। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो कि इस स्फेरिकल सरफेस के लिए जो गॉसियन सरफेस है इसके लिए एरिया वेक्टर और इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनके बीच का एंगल कितना बनेगा। क्योंकि जब भी आप गॉसेस लॉ अप्लाई करोगे तो आप फॉर्मूला यूज करोगे इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें जब ये डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो इसकी जगह क्या आएगा? cos थीटा आएगा, है ना। E ds cos थीटा, तो थीटा पता होना चाहिए ना हमको, इसलिए हम थीटा पहले ही फाइंड करके रख लेते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्फेरिकल शेल है उस पर कौन से टाइप का चार्ज है। तो हम देख रहे हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चारों तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में चारों तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है। हर जगह आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, ये जो गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन करी है इसके ऊपर कहीं भी एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेके देखना है। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है इसका नाम रख देते हैं ds, और इसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन मानी जाएगी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी बाहर की तरफ मानेंगे, जिसको मैं एन कैप से बता रहा हूं। तो आप खुद देख के बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने सरफेस पे कंसिडर किया है इसका जो एरिया वेक्टर है इनके बीच का एंगल कितना बनेगा? दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए ना, तो एंगल बनेगा इनके बीच में 0 डिग्री। अगर कोई भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है वो सेम है, तो इनके बीच का एंगल माना जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसे ही आप ये स्मॉल एरिया एलिमेंट यहाँ की बजाय मान लो यहाँ पे ले लेते, सपोज करो, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस तरीके से बता दे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती? सेम हो जाती। यहाँ पे भी थीटा क्या होता? 0। तो पूरी सरफेस पे आप कहीं भी स्मॉल एरिया एलिमेंट लेके देख लो, हर जगह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का एंगल क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा। तो आपको थीटा पता चल चुका है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यह आएगा E ds cos 0 इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इन का मतलब क्या है?
चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस हमने कंसिडर करी है इसके अंदर चार्ज कितना है, तो ये पूरा का पूरा स्फेरिकल शेल इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही आ गया, इस बड़े स्फेयर के अंदर ही तो है ये। तो इस स्फेरिकल शेल पे जितना भी चार्ज है कैपिटल क्यू वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर काउंट होगा, यानी कि क्यू इन की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल क्यू के बराबर, जो कि इस स्फेरिकल शेल पे चार्ज की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरी सरफेस के लिए इसका हर एक पॉइंट देखो, हर एक पॉइंट इस शेल से चारों तरफ बराबर दूरी पे होगा, ये दूरी चारों तरफ क्या होगी, बराबर होगी। आपने ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ली है इसका सेंटर उसी पॉइंट के ऊपर है जहां पे इस स्फेरिकल शेल का सेंटर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो दूरी रहेगी ना चारों तरफ, ये बराबर ही आएगी, समझ रहे हो बात। तो अगर ये दूरी बराबर है चारों तरफ तो इसका मतलब इस स्फेरिकल शेल की वजह से इससे बराबर डिस्टेंस पे ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इस गॉसियन सरफेस के, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, हर जगह बराबर आएगा सिमेट्री की वजह से। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आएगा हर जगह तो ई यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा, तो ई को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे, तो ई को बाहर लिख दिया। फिर इंटीग्रेशन में क्या बचा, ds, और cos 0 डिग्री क्या हो गया, cos 0 डिग्री तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया, इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन ds इसका मतलब क्या है, जैसे आपने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है उसका नाम क्या रखा है, ds। ऐसे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में अगर आप पूरी सरफेस को डिवाइड कर देते, इस गॉसियन सरफेस को डिवाइड कर देते और सबका टोटल करते, मतलब जितने भी एरिया एलिमेंट लिए हैं इन सबका टोटल किया जाता, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ds। इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या है, ये जो आपने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स लिए हैं ds 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 पूरी सरफेस के ऊपर इस तरीके से आपको लेने पड़ेंगे अगर आपको टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो। ठीक है, ये तो हमने एक ही यहाँ पे स्मॉल एरिया एलिमेंट लेके बताया, बाकी पूरी सरफेस के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो पूरी सरफेस के लिए जो स्मॉल एरिया एलिमेंट्स आएंगे ds 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 ds, अगर सबका टोटल किया जाएगा तो वो टोटल कितना आएगा, वो सरफेस एरिया ऑफ द इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के बराबर आएगा। तो ये जो गॉसियन सरफेस ली है इसका जो सरफेस एरिया है वो कैलकुलेट कर लो, वही किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ds के बराबर होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना। तो किसको जोड़ना है, इन स्मॉल एरिया एलिमेंट्स को जोड़ना है, तो इनका जो टोटल मिला के एरिया आएगा वो कितना आएगा, ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है इसके एरिया के बराबर आएगा। और इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की आप देख सकते हो कि रेडियस कितनी है, स्मॉल r के बराबर है, तो इसका सरफेस एरिया बनेगा 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर के लिए सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो आपको 4 पाई r स्क्वायर किसकी जगह लिखना है, इंटीग्रेशन ds की जगह लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ इससे e की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो e अपने पास आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आ गया अपने पास आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कोई भी आपको स्फेरिकल शेल दे रखा हो उसके बाहर अगर कोई पॉइंट है, कहां पे, उसके सेंटर से किसी स्मॉल r दूरी पे, सेंटर मान लो o, तो सेंटर से स्मॉल r दूरी पे अगर कोई भी पॉइंट है बाहर की तरफ, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्वल टू ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट k बोल सकते हैं, तो ये बन जाएगा kq बाई r स्क्वायर। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, आया समझ में। तो ये आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया अपने पास। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस स्फेरिकल शेल की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देखेंगे। अब कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बताओ, सरफेस के ऊपर। तो सेकंड पॉइंट कहां पे ले रहे हैं हम लोग, एट द सरफेस ऑफ द शेल। ठीक है, सरफेस के लिए क्या होगा, मान लो कि मैं पॉइंट सरफेस पे ले लेता हूं, ये पॉइंट यहां के बजाय मान लो सरफेस पे होता, तो उस पॉइंट की सेंटर से दूरी कितनी होती, इस स्फेरिकल शेल की रेडियस के बराबर होती, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे, कैपिटल R के बराबर हो जाती है। इस बार समझ रहे हो, जब पॉइंट बाहर है तो इस बाहर वाले पॉइंट की इस स्फेरिकल शेल के सेंटर से जो दूरी है वो है स्मॉल r, लेकिन अगर ये पॉइंट यहाँ की बजाय मान लो सरफेस पे ही होता, कहां पे होता, सरफेस पे, तो अगर ये पॉइंट यहाँ के बजाय सरफेस पे होता तो फिर इस पॉइंट की जो दूरी होती सेंटर से वो इस स्फेरिकल शेल की रेडियस के बराबर होती, कैपिटल R के बराबर होती ना, इसलिए हमने वहां पे लिखा है स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो जब आप इसके लिए कैलकुलेशन करते सरफेस वाले पॉइंट के लिए, तो हम उसके लिए एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते, और उस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी होती, तो वो लगभग कैपिटल R के बराबर होती।
हम इस स्फेरिकल शेल के जस्ट बाहर से पास होने वाला ऐसा एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते फिर। और आप देख रहे हो कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस कितनी है, लगभग कैपिटल आर के बराबर है ना। ऐसी सरफेस ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि इस बार सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फिर बाकी कैलकुलेशन सेम है, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते, उसके लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चेक करते हैं जो कि 0 डिग्री आता। बाकी पूरी कैलकुलेशन सेम है, मतलब ये जो अभी हमने कैलकुलेशन करी ना सेम उसी तरीके से करना है। बस आपको इतना ही करना है कि स्मॉल आर की जगह आपको कैपिटल आर पुट करना है इस बार। तो आंसर क्या बनेगा बताओ? अगर आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करोगे तो आंसर आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, बाकी कैलकुलेशन तो सेम है ना, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा उसको। ठीक है, तो ये आ गया सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप चाहो तो इसको KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, K। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, सिंपल एकदम। ठीक है, अब हम इस स्फेरिकल शेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देखेंगे। कहां पे फाइंड करना है? इस स्फेरिकल शेल के अंदर, इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देखेंगे। इनसाइड द शेल, तो इनसाइड द शेल का मतलब यह है कि इस बार पॉइंट इस शेल के अंदर होगा, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन कैपिटल आर हो जाएगी। अगर पॉइंट मान लो यहाँ पे है, सपोज करो कहीं यहाँ पे, तो इसकी जो दूरी होगी सेंटर से स्मॉल आर, इस बार वो कैपिटल आर से कम होगी ना। देख के बताओ डायग्राम, ये वाली दूरी कैपिटल आर है और ये दूरी तो इससे कम है। इसका मतलब इनसाइड पॉइंट के लिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर से कम होगी। तो अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इस पॉइंट के लिए? तो आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको एक गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ेगा। तो मान लो ये आपने गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देख के बताओ कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा। चार्ज तो सारा का सारा सरफेस के ऊपर है, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस क्या होगा, 0 लोगे। जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये टर्म तो 0 बन जाएगी। फिर इधर ई के मल्टीप्लाई में कुछ भी है सॉल्व करने पे, वो 0 के अपॉन में जाएगा उधर, और 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0। तो इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। तो याद रखना है कि कोई भी स्फेरिकल शेल हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ उसकी सरफेस पे और सरफेस के बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और सरफेस के बाहर होगा KQ बाई स्मॉल आर स्क्वायर, जहां पे स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल से ज्यादा होगी, और इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0। आया समझ में? तीनों पॉइंट्स के लिए समझ में आया क्या? अब इसको एक ग्राफ के थ्रू भी समझ लो। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें ना कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ में, तो वो देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को लिया है, वाई एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया है। हम देख रहे हैं कि जब हम स्फेरिकल शेल के सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो जब तक आप सरफेस पे नहीं आ जाते तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 0। भाई जब तक आप सेंटर से सरफेस की तरफ नहीं आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब सेंटर से सरफेस की तरफ आओगे, यानी कि जब तक आप स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर नहीं हो जाता, मतलब सरफेस पे नहीं आ जाते। देखो यहां से दूरी बढ़ानी स्टार्ट करेंगे हम पॉइंट की, तो ये दूरी बढ़ेगी, स्मॉल आर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो अंदर आपको तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही मिलता रहेगा, जब तक पॉइंट स्फेरिकल शेल के अंदर है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, 0। तो ये 0 वाली लाइन आएगी यहाँ तक। फिर जैसे आप सरफेस पे पहुंच जाओगे तो एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर मिल रहा होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है जब आप सरफेस पे आ चुके हो तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे, अब तो सरफेस से दूर जाओगे तो देखो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना आउटसाइड पॉइंट के लिए, KQ बाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू घटती जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूले से ये पता चल रहा है अपन को। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा पैराबोलिक टाइप बनेगा। इसको पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ बनता है अपना, ठीक है। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 0, कब तक, जब तक आप सरफेस पे नहीं आ जाते। सरफेस पे एकदम से आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और सरफेस से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। इस तरीके से ग्राफ बनता है। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, आसान है एकदम। तो इस तरीके से आपको स्फेरिकल शेल के बाहर सरफेस पे और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, कोई भी स्टेप में डेरिवेशन में आपको कंफ्यूजन या डाउट है तो पूछो।